हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के 6th क्लास स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इस क्लास के अंदर पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम पढ़ लिया था। अब हम क्वेश्चंस के अंदर ये आते हैं कि ये अभिक्रिया किस कोटि की है, तो उसे अंडरस्टूड करने के लिए हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लक्षणों पर को देख लेते हैं कि जब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मैसेज मिले तो आप मानेंगे कि अभिक्रिया शून्य कोटि की है अथवा नहीं। तो सबसे पहले तो ये अभिक्रिया सदैव नियत वेग से संपन्न होती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र रहता है। मतलब अभिक्रिया के वेग और समय के मध्य ग्राफ अगर खींचें तो सांद्रता और समय, सांद्रता चाहे कुछ भी ली जाए, वेग हमेशा अभिक्रिया का नियत ही बना रहेगा। ये अगर ये ग्राफ भी आपको नज़र आ जाए भाई ये किस कोटि के लिए है यह ग्राफ, या यूँ और ये मैसेज आया एक अभिक्रिया नियत वेग से संपन्न हो रही है, तो आप ये कह देंगे कि अभिक्रिया शून्य कोटि की है। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है, किसी अभिक्रिया में 1 घंटे में अभिकारक 10%, 2 घंटे में 20% और 3 घंटे में 30% वियोजित होता है। तो 1 घंटे में 10% और 2 घंटे में 20%, तो फिर वापस 1 घंटे में कितना रहा? 10 ही रहा ना। 3 घंटे में 30%, तो यानी ये अभिक्रिया नियत वेग से चल रही है। तो पूछा है कि चलती है तो वेग स्थिरांक की विमा क्या होगी? तो वेग स्थिरांक शून्य कोटि के वेग स्थिरांक की विमा आपको बता देनी होती है। और या फिर आपको कभी कभी क्या है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, ये आपने समझ लिया कि एक अभिक्रिया 1 घंटे में 10%, 2 घंटे में 20%, 3 घंटे में 30% होती है। तो सदैव नियत वेग से हो रही है ना, अलग प्रतिशत अलग अलग है लेकिन समय भी तो बढ़ रहा है उसी अनुपात में, इसलिए अभिक्रिया नियत वेग में हो रही है। तो हम कह सकते हैं अभिक्रिया शून्य कोटि की है। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक पूछा है, तो आप मात्रक से भी पता लगा सकते हो। या कभी कभी आपको मात्रक ही दिया जाएगा, एक लक्षण के बाद दूसरा लक्षण में ये लिख देता हूँ कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। अब उस प्रश्न के अंदर आपको ये पता लग गया शून्य कोटि की अभिक्रिया मात्रक पूछा था, तो आप ये बता देते। या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिनमें के पीछे ये मात्रक लगा होगा, तो आपको कौन सी कोटि की अभिक्रिया बतानी है? शून्य कोटि की अभिक्रिया बता देनी है। तो 2 लक्षण हो गए। तीसरा लक्षण ये है कि इस अभिक्रिया के लिए अवकलित दर नियम क्या होता है? अवकलित दर नियम, इसके लिए लिखा जाता है R बराबर K रिएक्टेंट की पावर 0। चौथी है समाकलित दर नियम क्या होता है? समाकलित दर नियम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर नियम हम लेके आए थे। x बराबर k,
ठीक है। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं, एक्स यहाँ प्रोडक्ट की सांद्रता है जिसको मैंने C0/Ct बटा T बराबर, ये मैंने आपको कल पिछली क्लास के अंदर समाकलित दर नियम ये दोनों बताए थे। ठीक है। अब आपके पास आ जाते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आपने दो चीज़ सीख ली, समाकलित दर नियम, अवकलित दर नियम। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के महत्वपूर्ण ग्राफ की बात कर लेते हैं। पांचवा है x वर्सेस t के मध्य ग्राफ। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में हमने x क्या था, प्रोडक्ट की सांद्रता की समय के साथ। अब नियत वेग से अभिक्रिया अगर होगी तो समय के साथ प्रोडक्ट की सांद्रता तो बढ़ेगी ना। तो अगर इनके मध्य ग्राफ हम देखें तो x को हम y एक्सिस पे लें और समय को हम t एक्सिस पे लें, तो एक सीधी रेखा में प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ एक नियत सीधी रेखा में बढ़ती जाती है। ये आपके हो गया तीसरा लक्षण, पांचवा लक्षण सॉरी। इसी तरह अगर अपन इससे बात करेंगे, अब हमने देखा था C0 माइनस Ct बटा T बराबर के, ये भी देखा था। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ग्राफ किस किस के विटामिन छठा है अभिकारक की से सांद्रता Ct वर्सेस T के मध्य ग्राफ। तो हम जानते हैं कि Ct क्या थी, T समय पर शेष सांद्रता। इस ग्राफ से बात करूं तो Ct बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, C0 माइनस Kt। ये बताओ मैंने कैसे लिखा, ये मैंने लिखा है Kt को मैं इधर ले आया, T को इधर ले आया तो Kt हो गया, और फिर Kt को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, Ct बराबर में रहेगा। अब ये सरल रेखा का ग्राफ है y बराबर c माइनस mx। तो इसकी अगर हम ग्राफ के रूप से बात करें तो इस तरह से लेंगे कि भाई t बराबर 0 पर सांद्रता क्या रहेगी, Ct, से सांद्रता रहेगी प्रारंभ में C0। अब हम जानते हैं कि देखो उत्पाद की सांद्रता समय के साथ सरल रेखीय रूप से बढ़ती है, तो क्रिया कारक की शेष सांद्रता ही सरल रेखीय रूप से घटेगी, और अनंत समय जब आ जाएगा तो सांद्रता शून्य हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक सरल रेखा का ग्राफ है जिसका स्लोप -k और k इक्वल होगा। तो अगर ऐसा ग्राफ दिखाया जाए तो भी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए है, ऐसा ग्राफ दिखाया जाए तो भी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ही होगा। ठीक है। कभी कभी ग्राफ देख के आपको पूछा जाता है कि अभिक्रिया किस कोटि की है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखो ऐसे आपको बता दूं, ये ग्राफ दिखाएं तो आपको ग्राफ दिखा के भी ये पूछा जाता है कि अभिक्रिया कौन सी कोटि की है। तो आपको ये ग्राफों की पहचान करनी है भाई। शून्य कोटि के लिए x और t के मध्य ग्राफ ऐसे आता है, Ct और t के विरुद्ध ग्राफ इस तरह का आता है। अब आ जाते हैं हम अर्धायु शून्य कोटि छठा सातवां पॉइंट जो लक्षणों में है, वो 1 by 1 मैं सारे लक्षणों को ही ले रहा हूँ। सातवां लक्षण हमारा है शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुपात। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुपात जिसको हम बोलते हैं T1/2 या T50, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुपात। क्या होता है अर्ध आयुपात, डेफिनेशन लिखा देता हूँ। अर्ध आयुपात किसी अभिक्रिया को
किसी अभिक्रिया को अर्ध पूर्ण होने में लगने वाला हाँ सर, हेलो, नहीं सर क्लास ही ले रहा था, करता हूँ मैं अभी आपको 2 मिनट में कर लेना वापस। किसी अभिक्रिया को अर्धपूर्ण होने में लगने वाला समय अर्ध आयु काल कहलाता है। ठीक है, यानी हमको वो समय कैलकुलेट करना है जिसमें अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाए। अगर हम अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता क्या लेके चल रहे हैं, प्रारंभिक सांद्रता हम लेके चल रहे हैं C0, तो और फिर मैं कहूँ T समय, तो T बराबर T50 पर Ct से सांद्रता क्या रह जाएगी, C0/2 रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आधी पूर्ण हो जाएगी। तो मुझे T50 वो कैलकुलेट करना है जबकि प्रारंभिक शेष सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की ठीक आधी रह जाए। अब हम वो समय कैसे कैलकुलेट करें, हमारे पास व्यंजक क्या था, C0 माइनस Ct बटा K बराबर T, ये व्यंजक था। अब इस व्यंजक के लिए मैं आपको, मुझे T कौन सा चाहिए, T चाहिए मुझे T50, यानी T50 मुझे कैलकुलेट करना है इस समीकरण में। तो C0 और शेष सांद्रता कितनी रह गई, C0/2 रह गई, C0/2 बटा के, तो C में से C0/2 गया तो बचेगा क्या, C0/2, तो T50 मेरे पास मिल गया है C0/2। अब ये आप इसको याद रख लो कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए T हाफ यानी T अर्धायुकाल क्या होगा। अगर आपको प्रारंभिक सांद्रता दे देना तो आप ये पता कर सकते हो कि आधा कितने समय में होगा। प्रारंभिक सांद्रता दे दी, K का मान दे दिया, तो आप तुरंत ही ये बता दोगे ये इस अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में इतना समय लगेगा। ये K की और प्रारंभिक सांद्रता की हेल्प से ही निकल जाता है। यानी शून्य कोटि के लिए एक विशेष बात ये भी है कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। सीधे जब तक हमें प्रारंभिक सांद्रता पता नहीं है हम ये नहीं बता सकते अर्धायुकाल कितना होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं यहाँ लिख देता। अर्धायुकाल की गणना तो हो गई। अब इसके लिए जो विशेष बात निकल के आई है उसको मैं लिख देता हूँ कि विशेष बात क्या है। तो विशेष बात जो निकल के आई है वो ये है, विशेष शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। अर्थात करके गणितीय रूप से क्या लिख सकते हैं, T50 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0। ठीक है, यानी ग्राफीय रूप से ऐसे कह सकते हैं कि T50 प्रारंभिक सांद्रता बढ़ाते जाओ, अर्धायुकाल में लगने वाला समय भी बढ़ता जाएगा। ये C0 है प्रारंभिक सांद्रता और अर्धायुकाल के मध्य ग्राफ इस तरह से रहेगा। ठीक है,
अब बात हम करते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनता है शून्य कोटि अभिक्रिया पर। तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। शून्य कोटि पर देखो, एक क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है। अभिक्रिया के तापमान से अभिक्रिया की दर स्वतंत्र होती है। तो दूसरी बात, अभिक्रिया की सांद्रता से अभिक्रिया की दर स्वतंत्र होती है। सही बात है ना ये तो, कि भाई अभिकारक की सांद्रता पर वेग पर सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नियत वेग से होती है। तो सही बात है ये तो। दूसरा सी कथन है, अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया का अर्धायुकाल निर्भर करता है। देखो, अर्धायुकाल सांद्रता के सीधे समानुपाती, तो ये भी सही बात है। एक ऑप्शन है, दर नियतांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, ये भी सही बात है। तो अभिक्रिया का वेग यानी कोई भी अभिक्रिया, पहला कथन गलत है, क्योंकि तापमान पर तो हर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो ये बात हो गई। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो भी क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे शून्य कोटि पे क्वेश्चन कम है। एक क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें, ए के दर नियतांक से उत्पाद बनाती है अभिक्रिया। ठीक है, शून्य कोटि की है, ये शून्य कोटि की है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें हो गई। फिर ये है बी के उत्पाद बनाती है, ये प्रथम कोटि की, जो अभी मैंने तुमको पढ़ाई नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की है। अब पूछा है, जब दोनों अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल समान हो तो एक ही प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी। लेकिन इसमें ज़रूरत हमको पड़ेगी, अगर चलो क्वेश्चन यही होता, उत्पाद बनाती है, इसके लिए अर्धायुकाल की गणना करो, तो तुम T50 क्या बताते हैं कि एक ही प्रारंभिक सांद्रता A0/2, ये इसका अर्धायुकाल हो गया। अब प्रश्न ने प्रारंभिक सांद्रता पूछी है, तो क्या बता देते, A0 बराबर 2K इंटू कर देते T50, ऐसे निकल जाता क्वेश्चन। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता पूछी, ऐसे निकाल देते हैं। तो बेटा इसमें क्या है, कम है क्वेश्चन, और तुम्हारी कोई क्यूरी हो प्रथम कोटि अभिक्रिया पर तो आप मुझे बताएंगे। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण और मैं लिखा देता हूँ। उदाहरण क्या क्या है जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है। एक तो इस पर 4.3 क्वेश्चन है, एक जिसमें PH3 का विघटन हो रहा है P+3H2 में 3/2H2, एक NH3 का प्लेटिनम की सतह पर विघटन हो रहा है N2+3H2, ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया है। एक HBr का प्रकाश की उपस्थिति में विघटन हो रहा है H2+Br2 में। तो ये जितने भी किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएँ, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ है
किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं शून्य कोटि की होंगी, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। तो आज हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में सारा ब्यौरा पढ़ा। कल से हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अब शून्य कोटि अभिक्रिया पर अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप वो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।